हेलो मेरे शेर शेरनियों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में जोरों शोरों से जुटे होंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्द आपके सामने है। तो जी जान लगा करके मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करना है। और ये जो आने वाला जो परीक्षा है ना, इस परीक्षा में अपने आप को साबित करना है, अपने मेहनत को साबित करना है। तो चलिए, आज का ये जो हमारा सेशन रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो आप सभी का हाईली डिमांडेड, जिसको आप बहुत ज्यादा पूछते हैं कि सर एसएसटी की क्लास जो हमारा सामाजिक विज्ञान है उसकी क्लासेस कब से होगी। तो ये पूछने का एक विषय इसलिए भी बन जाता है मेरे बच्चों, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उन सभी से आप साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी ये सारे सब्जेक्ट्स तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन जो सोशल स्टडीज है, जो कि एक तरीके से कहा जाए तो ये आपका एक मेन सब्जेक्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये सब्जेक्ट में आप जितने अच्छे तरीकों से चीजों को लिखोगे उतना अच्छा आप इसमें मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। और लिखने का बहुत सारा तरीका है। तो बेसिकली साइंस और सोशल साइंस, जो हमारा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जो हमारा विषय होता है, वो एक वैसा विषय होता है जिसमें हम अच्छे तरीके से लिखना, चीजों को एक्सप्रेस करना, इन सारी चीजों के बारे में हमें समझना होता है कि कैसे हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में लिख सकते हैं, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। भले आपको कोई भी क्लासेस अगर आप खोज रहे हो सोशल साइंस की, अगर आपको नहीं मिल रही हो और आप थक गए हैं, तो हम आपको सोशल साइंस की यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। और एग्जाम को देखते हुए उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आने वाले होंगे, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, उन सारे क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपके जो अंक है वो आपके सोशल साइंस में उठने वाले हैं। ये मेरा वादा है, मेरा भरोसा है आप सभी के लिए। तो चलिए, बिना समय को देरी किए हुए हम जान लेते हैं कि सर जो सोशल साइंस है, जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सबसे पहले उसका विषय वस्तु क्या है, कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, एग्जामिनेशन के लिए, हमारे परीक्षा के लिए क्या जरूरी है, कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण है, उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आज हम देखते हैं अपने सिलेबस के बारे में, एक छोटी सी वीडियो सिलेबस के लिए कि क्या सिलेबस रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमारे आने वाले परीक्षा जो हमारे 2024 का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, वो किस टाइप का रहने वाला है मेरे बच्चों। चलिए कुछ नजर घुमाते हैं। आपको ये पता है कि टोटल 100 मार्क्स के 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस 100 मार्क्स को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला जो हमारा भाग है उसमें बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 80 मार्क्स के होते हैं, और ये जो दूसरा वाला भाग है 20 मार्क्स, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम है, जो आप भी स्कूल और कॉलेजेस में जिसमें आप एडमिशन कराए होंगे उसमें आपके प्रैक्टिकल लिए जाते हैं। उस प्रैक्टिकल के बेसिस से आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं, जो कि आसानी से आप लोग 19 और 18 नंबर आराम से प्राप्त हो सकता है। तो बेसिकली मेन हम लोग को फोकस कहां करना है बाबू, जो हमारा मेन बुक जो कि हमारा 80 मार्क्स का क्वेश्चन है उस पे हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, और कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी आज हम जानने वाले हैं। तो इस 80 मार्क्स में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये बात मैं बताते आ रहा हूं कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए जो सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही कर दिया ना मेरे भाई, तो आप मान करके चलिए कि 60 से 70% आपने अपने रिजल्ट को बेहतर कर दिया है। ठीक है, तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो टोटल आपके 80 क्वेश्चन होते हैं, और उस 80 में से आपको जवाब कितने के देने होते हैं, 40 क्वेश्चन के आपके जवाब देने होते हैं। आपका टोटल क्वेश्चन कितना होता है ऑब्जेक्टिव में, टोटल 80 होते हैं और जवाब 40 देना होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स हो गए बाबू, आपके ऑब्जेक्टिव से आपके 40 अंक मिलते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप 80 मार्क्स का बुक होता है, अगर आप उसमें से 40 में से 40 ऑब्जेक्टिव में सही कर लेते हो तो आप आधा से अधिक तो यहीं से स्कोर कर लिए। अब बचता है कि ऑब्जेक्टिव के बाद जो सब्जेक्टिव आता है उससे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कहां-कहां से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, ये आपके पूछे जाते हैं 24 अंक के। कितने अंक के पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय, 24 अंक के। उसके बाद आपका आता है लॉन्ग आंसर जिसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, ये आपके आते हैं 16 अंक के। तो बातें समझ में आई।
40 अंक आपके हो गए कहां से, ऑब्जेक्टिव से, और ये आपके 40 अंक हो गए सब्जेक्टिव से, जिसमें लघु उत्तरीय 24 अंक का और दीर्घ उत्तरीय आपका 16 अंक का। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा सोशल साइंस में, जो हमारा सामाजिक विज्ञान में बेसिकली हमें 5 सेक्शन पढ़े हैं, ठीक है, उनके 5 पार्ट हैं। कौन कौन सा, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन। यहाँ पे आपदा प्रबंधन हो गया है, इसको आप लोग थोड़ा आपदा प्रबंधन कर लीजिएगा, आपदा प्रबंधन, ठीक है। तो ये सामाजिक विज्ञान में 5 पोर्शन है, 5 पोर्शन के बारे में हमें जानकारी लेनी है, इतिहास के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीतिक शास्त्र के बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में और आपदा प्रबंधन। तो इसको तैयार करने का मेन रीजन ये है बच्चों कि इससे आपको एक आइडिया मिल सके, एक आपको ये पता चल सके कि कौन सा जो हमारा पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और किससे ज्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इतिहास से 9 अंक का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक है, 9 अंक का ऑब्जेक्टिव। उसी तरीके से भूगोल से भी 9 अंक का, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र से भी 9 अंक का, और उसके बाद अर्थशास्त्र से भी 9 अंक का, और आपदा प्रबंधन से आपके 4 अंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपको मैंने अंक दिया है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, तो मतलब कि इसी के एवरेज में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इतिहास में 9, भूगोल में 9, राजनीतिक शास्त्र में 9, अर्थशास्त्र से 9 और आपदा प्रबंधन से 4। ये कभी कभी आगे पीछे भी हो सकते हैं, हो सकता है इतिहास से 10 से 11 पूछ ले, तो मतलब एट एवरेज देखा जाए तो यही अंक के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इतने ही अंक, 9 से 10, 9 से 10, यही एवरेज रहता है। और सबसे कम जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो कहां से, आपके आपदा प्रबंधन से पूछे गए हैं। चलिए ये तो बात हो गई ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव से सर इतने इतने अंक के क्वेश्चन बनते हैं। अब बात आती है सब्जेक्टिव की। तो जो हमारा लघु उत्तरीय है, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास में लघु उत्तरीय प्रश्न 3 पूछे जाते हैं, 2-2 मार्क्स के होते हैं, तो कितने मार्क्स हो गए, 6 अंक। तो 6 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से बाबू, इतिहास से, ठीक है। उसके बाद 4 अंक का मतलब कि जो दीर्घ उत्तरीय होता है वो आपका 1 पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतिहास से आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना होगा, और वो कितने मार्क्स का होता है, 4 अंक का होता है। तो इतिहास हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। अब हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर है जिससे आपके जो प्रश्न है वो बनते हैं, और कहां से हम इन प्रश्नों को कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको भी पता है बाबू कि अगर सारे चैप्टर्स को अगर हम पढ़ाने लग जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम आपको वही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है, क्योंकि अब हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क को भरोसा करना है। और जैसे कोई भी इंसान अगर स्मार्ट वर्क की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट है वो सुनिश्चित है, वो बेहतर होने वाला है, और हम आपको वो रिजल्ट देंगे, हम आपको वो भरोसा बना करके देंगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है भूगोल की। तो भूगोल से जो 2 अंक के जो लघु उत्तरीय है वो भी 3 पूछे जाते हैं, 2-2 अंक के, तो ये भी हो गए 6 मार्क्स के। और आपके भूगोल से भी एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 4 अंक का। तो आप देख सकते हैं कि इतिहास से भी एक दीर्घ उत्तरीय बनता है और आपका भूगोल से भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। अब आगे बात आती है राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र से भी आपके जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो आपके 2 पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स, यानी कि 4 मार्क्स से हो गए लघु उत्तरीय, और आपका एक इससे पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय जो कि 4 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जा रहा है वो इतिहास से, भूगोल से और आपका राजनीतिक शास्त्र से पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे बात आती है अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र से जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है वो भी कितना पूछा जाता है, 2 पूछा जाता है, 2 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 2 पूछा जा रहा है, तो 4 अंक के ही हो गए आपके लघु उत्तरीय। और यहां से भी आपको एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा। तो हमारे लिए ये चारों जो पोर्शन है, चाहे आप इतिहास ले लो, भूगोल ले लो, राजनीतिक शास्त्र ले लो या फिर अर्थशास्त्र ले लो, इन चारों में से एक एक आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। किस चैप्टर से देखने को मिलेगा इसमें भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो है हमारा आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन से जो 2 अंकीय प्रश्न होते हैं वो 2 पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 अंक के, ठीक है, 2-2 4 अंक। इससे कोई भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं बनता है। तो आपको एक ओवरऑल एक आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा जो पोर्शन है आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। जैसे बेसिकली इतिहास और भूगोल से ज्यादा अंक के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए इतिहास और भूगोल को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बाकी जो पोर्शन उसको हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बाकी पोर्शन को हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जहां से ज्यादा आपके क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने
हम आते हैं अपने अपने सिलेबस पे कि सिलेबस क्या रहने वाला है, जैसे इतिहास का, भूगोल का, राजनीतिक शास्त्र का, अर्थशास्त्र का और आपदा प्रबंधन का कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से वैसे चैप्टर्स है सर जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम सिलेबस देख रहे हैं, चैप्टर्स देख रहे हैं अपने इतिहास का, ठीक है, जो हिस्ट्री से जो आपके चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं। पहला चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपके प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे आपके आगामी परीक्षा में, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीका से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा चैप्टर हमें पढ़ना है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। इंडिया और चाइना के बीच में जो राष्ट्रवादी आंदोलन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, ये आपके सेकंड वाले चैप्टर से इंडो चाइना में राष्ट्रवादी का जो आंदोलन हुआ था उससे पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर की अगर हम बात करें तो तीसरा चैप्टर है हमारा भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था वो किस प्रकार हुआ था, कैसे हुआ था, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अति आवश्यक महत्वपूर्ण बन जाती है, ठीक है। चौथे चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। चौथा चैप्टर हमारा भूमंडलीय कृत विश्व का बनाना, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है, चौथा जो चैप्टर है हमारा भूमंडलीय कृत विश्व का बनाना, ये चैप्टर भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बारी बारी से सारे चैप्टर्स को हम बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और सारे का जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनने वाला होगा, हर एक चीज का हम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं। क्योंकि बाबू कम टाइम है और कम टाइम में हमें ज्यादा से ज्यादा तैयारी करना है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट देना है। तो इसलिए स्मार्ट वर्क पे आपको भरोसा करना होगा और मेरे साथ आपको भी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है और इन्हीं कम समय में हमें ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बेहतर करना होगा, ठीक है। पांचवा चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। तो पांचवा चैप्टर है हमारा औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग के बारे में हमें पढ़ना है पांचवें चैप्टर में। छठे चैप्टर में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जब हमें पढ़ना है मुद्राण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ना है, मुद्राण के बारे में पढ़ना है और संस्कृति के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा 6 चैप्टर है। सातवां जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उसमें पढ़ना है हमें उपन्यास, समाज और इतिहास, ठीक है। उपन्यास के बारे में, समाज के बारे में और उसके इतिहासों के बारे में हमें पढ़ना है अपने 7वें चैप्टर में। तो इसमें से जितने भी आपको चैप्टर, जो 7 चैप्टर दिखाई दे रहे हैं इतिहास में, इससे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होते हैं वो आपकी ये तीनों चैप्टर होते हैं। कौन कौन से बाबू? पहला, दूसरा और तीसरा। ये तीनों चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप बने रहिएगा इस चैनल के माध्यम से। और जो भी बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं एसएसटी के लिए कि सर एसएसटी हमें कहीं से पढ़ने को नहीं मिल रहा है, आप भरोसा कीजिए मेरे पे और मैं आपको सही रिजल्ट दे करके आपको दिखाऊंगा और एक बेहतर तरीका से कैसे पढ़ना है, किस तरीके से लिखना है, इन सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि बाबू ये एक ऐसा विषय है, इसमें पढ़ने से ज्यादा आपको लिखना कैसे है कि आपके जो कॉपी चेक करने वाले हैं, जो टीचर है, वो कैसे आपकी कॉपी को देख करके खुश होकर के जो मार्क्स आपका 4 अंक का है उसमें 4 में 4 दे और जो 2 अंक का है उसमें आपके 2 में 2 मार्क्स मिले, यानी कि फुल मार्क्स आपको मिले, ठीक है। तो ये हो गई इतिहास की बात कि इतिहास में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। अब बात आती है कि भूगोल की, कि भूगोल में हमें कौन कौन से चैप्टर के बारे में हमें पढ़ना है। तो भूगोल में जो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इससे आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों में से देखा जा सकता है। जो पिछले साल जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, उसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहीं से पूछे गए थे। दूसरा चैप्टर जब हम बात करते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन, ठीक है, वन्य के बारे में हम पढ़ना है, ठीक है, दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में पढ़ना है जल संसाधन, कि जल का जो संसाधन है वो किस प्रकार होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम तीसरे चैप्टर में, ठीक है। चौथा कृषि एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में। पांचवा चैप्टर में बाबू हम देखेंगे तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ठीक है, तो खनिज के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो ऊर्जा के जो सोर्स है, कहाँ कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने 5वें चैप्टर में। जो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे भूगोल का वो है छठा चैप्टर, और छठा चैप्टर में पढ़ना है विनिर्माण उद्योग, ठीक है। तो आपके भूगोल में टोटल 6 चैप्टर है। इन 6 चैप्टर में से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 1 और 2। तो पहला और दूसरा चैप्टर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके पहले और दूसरे प्रश्न से पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं अपने राजनीतिक शास्त्र। जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है उसमें कहां से प्रश्न बनते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा
समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। ठीक है, सत्ता के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से साझेदारी होती है, इन सभी विषयों के बारे में, इन सभी चर्चाओं के बारे में हमें चर्चा करना है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर में हमें पढ़ना है सत्ता की साझेदारी। दूसरा चैप्टर में हमें पढ़ना है संघवाद, संघवाद के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तीसरे चैप्टर में पढ़ना है जाति, धर्म, औद्योगिक मसले। ठीक है, जाति के बारे में, धर्म के बारे में और उनके जो भी मसले हैं, औद्योगिक मसले हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। चौथे चैप्टर राजनीतिक दल, राजनीतिक अलग अलग जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, आप, ठीक है, तो जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी पार्टियों के बारे में हमें पढ़ना है, राजनीतिक दल। ठीक है, चौथे चैप्टर में जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है पांचवा चैप्टर, और पांचवें चैप्टर में पढ़ना है लोकतंत्र के परिणाम। जो लोकतंत्र के जो परिणाम हमारे सामने जो दिखते हैं, हमारे स्वरूप जो आते हैं, उन सभी परिणामों के बारे में पढ़ना है। तो ये है हमारा राजनीतिक शास्त्र का 5 चैप्टर जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला और आपका जो चौथा चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके इन्हीं 2 चैप्टर से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हम आगे जब चलते हैं तो हम देखते हैं अपने अर्थशास्त्र का हमारा कौन कौन सा जो चैप्टर है वो हमें पढ़ने को मिलेगा। तो पहला चैप्टर में अर्थशास्त्र में हमें पढ़ना है विकास के बारे में, यानी कि डेवलपमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, कि कौन कौन सी डेवलपमेंट हमारे देश में किस तरीके से क्या होती है। ठीक है, किस तरीके से जो हमारा जो भी हमारे देश का विकास होता है वो कैसे होता है, उन सभी चीजों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सॉरी, आज तो नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ये चीजें स्टार्ट होंगी, कल से रेगुलर बेसिस पे आपको सामाजिक विज्ञान का हर एक चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा। आप बस इस चैनल के माध्यम से बने रहिए मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपने साथ अपने बच्चों को जोड़िए, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, अपने भाइयों को जोड़िए, बहनों को जोड़िए, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ हो सके। क्योंकि मैं देख रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट आ रहे हैं ना, वो इसी सब्जेक्ट को लेकर के आ रहे हैं कि सर सामाजिक विज्ञान कब से क्लास स्टार्ट होगी। तो आपको अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है बाबू, बस आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो गई है, आगाज हो गई है इसकी। बस आपको अब जी तोड़ मेहनत करना है, कमर कस के लग जाना है। बाकी हम हैं आपके साथ आपके रिजल्ट को और बेहतर करने के लिए। चलिए दूसरे चैप्टर में पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ना है दूसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में पढ़ना है मुद्रा और साख, मुद्रा, ठीक है, यानी कि करेंसी के बारे में, कॉइन के बारे में हमें पढ़ना है तीसरे चैप्टर में। चौथा चैप्टर में पढ़ना है वैश्वीकरण और भारतीय। ठीक है, चौथे चैप्टर में क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण और भारतीय के बारे में, और उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है चौथे चैप्टर में। तो टोटल इसमें 4 चैप्टर है। अगर इस 4 चैप्टर में देखेंगे तो ये हमारा जो दूसरा चैप्टर है बाबू, ये बहुत ही ज्यादा अति महत्वपूर्ण बन जाता है हमारे परीक्षा के लिए, क्योंकि इससे जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नहीं सॉरी, ये आपका तो 4 ही है ना, अर्थव्यवस्था तक ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि आज जो हमने बात की, आज हमने बात की अपने सामाजिक विज्ञान का जो हमारा सिलेबस रहने वाला है, कि किससे कितने मार्क्स के, कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, इतिहास से, भूगोल से, राजनीतिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, आपदा प्रबंधन से। तो इन सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा किया, क्योंकि ये चीजें इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि अगर एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है, और इस वास्ट सिलेबस को अगर हमें कवर करना है तो हमें ये चीज को देखना बहुत ही जरूरी है कि हमें कहां कहां पे एग्जैक्ट मेहनत करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, और इन कम समयों में हमें अपने आप को बेहतर साबित करना है। और अगर अपने आप को बेहतर साबित करना है मेरे भाई, तो हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पे विशेष ध्यान देना है, और कौन कौन से पोर्शन से, जो आपका सोशल साइंस का जो पोर्शन है, उससे आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस चलेंगी सोशल साइंस की, आप बने रहिए इस चैनल के माध्यम से। और जो भी बच्चे आपके साथ हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं सामाजिक विज्ञान को लेकर के, ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। बहुत ही घबराने की बात है कि सर हमें सोशल साइंस कोई नहीं पढ़ाने वाला है, तो घबराने की कोई नहीं बात है मेरे भाई। आपका सामाजिक विज्ञान की जो क्लासेस है वो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगी और रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। लेकिन हाँ, उन सभी चैप्टर्स, वो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर देंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए जोश के साथ, और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर करके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। और जैसे ही चैप्टर समाप्त होगा उसके क्वेश्चंस, उसके सब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। और इस बार का जो एग्जाम है ना, उस एग्जाम में अपने आप को साबित करना है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा करना है, अपने घर और समाज के नाम को रोशन करना है। ठीक है मेरे भाई,
समझ में आई बात? तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए शुरुआत के साथ। जय हिंद।